जिस दिन मेरी अमीर फैमिली की माँ मुझे घर वापस लेकर आती है, उसी दिन उस नकली यंग मास्टर ने पूरे परिवार को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसे लगा था कि मेरे जैसा गरीब लड़का घबरा जाएगा और कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन जिसे वह नहीं जानता था वो यह था कि मैं न सिर्फ बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, बल्कि उसे ऐसी बातें सुनाता हूँ कि वह चुप होकर रह जाता है। छोटे भाई, एक मिनट रुको, मैं तो लिविंग रूम में रहता ही नहीं हूँ। तुम्हें बार बार ये सब चीजें मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरा बेडरूम और बाथरूम कहाँ है। जिस पर वह किसी की तरफ देखता है और फिर अचानक रोने जैसी आवाज में बोलता है, भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से इस फैमिली में घुल मिल जाओ और घर की हर चीज अच्छे से जान लो। जिस पर पीछे से एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई देती है, वो नहीं क्या हुआ? ट्रान वो तुरंत अपना चेहरा पहुंचता है और बेचारा बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ओ तीसरी दीदी, आप अभी वापस आई हैं क्या? नहीं, अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया ने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर ट्रान तिनक मेरी तरफ एक नजर डालती है। तो तुम वही लड़के हो जिसे अभी अभी वापस इस घर में लाया गया है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए क्या? समझ नहीं आता कि मॉम डैड ने तुम्हें वापस क्यों अपनाया? जिस पर मैं मुस्कुराता हूं और कहता हूं, अगर दीदी ऐसा कह रही हैं तो फिर मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करता हूं जिससे ट्रान वो मेरा स्वागत कर रहा है। यह कहकर मैं सीधे ट्रांतिन का हाथ पकड़ लेता हूं और उसे दूसरी मंजिल के पहले कमरे से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता हूं। जब तक बाकी लोग समझ पाते तब तक मैं उसे 5 कमरे दिखा चुका होता हूं। जिस पर ट्रांतिन आखिरकार अपना गुस्सा नहीं रोक पाती और जोर से बोल उठती है, चुप हो जाओ, मेरा और समय बर्बाद मत करो। यह सुनकर मैं अपना हाथ मुट्ठी में बंद करता हूं, उसे ऐसे पकड़ता हूं जैसे कोई माइक्रोफोन हो और सीधे उसके मुंह के पास ले जाकर पूछता हूं, मैडम अभी आपने जो कहा वो आपके दिल की बात थी ना? बाद में पछताओगी तो नहीं? जिस पर ट्रांतिन गुस्से से लाल हो जाती है और सीधे नीचे भाग जाती है। कुछ देर बाद वह मॉम डैड और दूसरी बहन को लेकर वापस ऊपर आती है। सभी के चेहरे बेहद खराब दिख रहे होते हैं। माँ गुस्से में कहती हैं, ग्यांगफाम, तुमने ऐसा क्या किया कि तिन इतनी नाराज हो गई? जिस पर मैं बिना घुमाए फिराए जवाब देता हूँ, मॉम डैड, सिर्फ बातें करने से कुछ साफ नहीं होगा। मैं दूसरी मंजिल के पूरे सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। यह सुनते ही ट्रान वू का चेहरा सफेद पड़ जाता है, जिस पर वह जल्दी से बोल पड़ता है, मॉम डैड गुस्सा मत होइए, भैया अभी अभी घर लौटे हैं, शायद उनकी फीलिंग्स अभी स्टेबल नहीं है। मैं हंसते हुए कहता हूँ, मजेदार बात है, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ। अगर अभी कैमरा चेक नहीं हुआ तो मैं इसी वक्त यह घर छोड़ दूंगा और फिर इंटरनेट पर पोस्ट करूंगा कि घर लौटने के पहले ही दिन मुझे बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद नेटिजन्स खुद फैसला कर लेंगे कि सही कौन है और गलत कौन। यह सुनकर डैड तुरंत पीछे खड़े सर्वेंट्स को आदेश देते हैं, अभी के अभी कैमरा फुटेज लेकर आओ। जिस पर मैं फिर बोलता हूँ, अरे डैड, मैं तो अभी इस घर में नया हूँ, मुझे क्या पता कोई फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर दे। क्यों ना हम सब सीधे मॉनिटरिंग रूम चलकर वहीं देख लें। मेरी बात सुनकर डैड का चेहरा और सख्त हो जाता है। ठीक है, फिर सब लोग मॉनिटरिंग रूम चलेंगे, लेकिन पहले सुन लो, अगर गलती तुम्हारी निकली तो तुम्हें इस घर के हर इंसान से माफी मांगनी होगी। मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डैड तो वाकई बहुत शानदार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रान वो डर से कांपने लगता है और तभी चलते चलते अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश होने का नाटक कर देता है। जिस पर पीछे चल रही ट्रान तिन डरकर चिल्ला उठती है, ये क्या हुआ? आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। ट्रान तिन गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाती है, तुम सच में अशुभ इंसान हो। तुम्हारे आते ही हमारा वूनी, जो हमेशा से हेल्दी था, अचानक बेहोश हो गया। यह सुनकर मैं व्यंग्य भरी आवाज में कहता हूँ, वाह कितना परफेक्ट टाइमिंग है, बिल्कुल उन कमजोर विलन्स जैसा जो पैलेस ड्रामा में हमेशा बेहोश होने का नाटक करते हैं। और एकदम स्वस्थ इंसान का अचानक यूं बेहोश हो जाना भी थोड़ा अजीब नहीं लगता? ऊपर से उसकी आंखों की पुतलियां अभी भी हिल रही हैं, क्या किसी ने देखा नहीं? अगर भरोसा नहीं है तो उसकी पलकों को उठाकर देख लो। बेहोश इंसान और जागते हुए इंसान की आंखों में बहुत फर्क होता है। मेरी बात सुनकर बाकी लोगों की नजरें भी ट्रान वू पर शक से टिक जाती हैं। उधर ट्रान वू का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन फिर भी वह दांत भींचकर बेहोश होने की एक्टिंग जारी रखता है। जिस पर मैं फिर कहता हूँ, मॉम डैड कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम कैमरा देख लेते हैं, फैमिली डॉक्टर को बुला लीजिए। वैसे भी आखिर में डॉक्टर यही कहेगा कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर फैमिली डॉक्टर पहले से खरीदा हुआ तो अलग बात है, तब शायद कोई ऐसी बीमारी बता दे जो सुनने में खतरनाक लगे, लेकिन असल में हो कुछ भी नहीं। यह सुनकर ट्रान ख्वांग नाराज होकर बोलती है, गियांगफाम, तुम अपने छोटे भाई पर शक कैसे कर सकते हो? जिसके जवाब में मैं कंधे उचकाता हूँ, क्या करूं, मैं तो उससे आज ही मिला हूँ, थोड़ा शक होना तो नॉर्मल बात है। वैसे फैमिली डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, उसके बाद हमें कैमरा भी देखना है। हालांकि ट्रान खोंग मुझसे बेहद नफरत करती है, फिर भी वह डॉक्टर को कॉल कर देती है। यह देखकर मैं माँ का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचता हूँ और कहता हूँ, मॉम चलो ना, मुझे कैमरा रूम दिखाओ। जिस पर माँ मेरा हाथ छुड़ाकर कहती है, ग्यांगफाम छोड़ो, मुझे वूनी का ध्यान रखना है। अब मेरा धैर्य टूटने लगता है। अरे मॉम, आप कोई डॉक्टर तो है नहीं, उसे देखते रहने से क्या फायदा? कैमरा रूम कहाँ है? अगर आप मुझे नहीं ले गई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी सख्त बात सुनकर ट्रान वू को छोड़कर बाकी पूरा परिवार मॉनिटरिंग रूम की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर डैड भारी आवाज में कहते हैं, पिछले आधे घंटे की दूसरी मंजिल की पूरी रिकॉर्डिंग निकालो। बहुत जल्दी स्क्रीन पर ट्रान वू और मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है। वीडियो में साफ नजर आता है कि ट्रान वू पूरी मेहनत से मुझे एक एक कमरा दिखा रहा होता है। जिस पर ट्रान ख्वांग तुरंत ताना मारते हुए बोलती है,
देख लिया ना, वूनी पूरी तरह बेगुनाह है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? जिस पर मैं बिना देर किए तुरंत जवाब देता हूँ। अभी सच्चाई पूरी तरह सामने आई ही नहीं है, इसलिए कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है दीदी आप थोड़ी समझदारी दिखाओगी। इसके बाद करीब 20 मिनट और गुजर जाते हैं, लेकिन वीडियो में ट्रान वू अब भी मुझे उन्हीं बेकार कमरों के बारे में बताया जा रहा होता है। यह देखकर सबके चेहरे अजीब होने लगते हैं। फिर वीडियो में मेरी आवाज सुनाई देती है, जहां मैं उसे बीच में रोकता हूँ। जिसके बाद ट्रान वो अचानक बेचारा बनने लगता है और ना जाने क्यों रोने जैसी आवाज में बात करना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद ट्रान तिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर सब लोग साफ देखते हैं कि ट्रान में श्याम वो अचानक अपना चेहरा पहुंचता है और फिर मेरी तरफ से सफाई देने लगता है। यह देखकर डैड की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आखिर उन्हें भी समझ आने लगता है कि उनका अडॉप्टेड सन उतना सीधा और मासूम नहीं है जितना वह हमेशा दिखता रहा है। और पहले की सारी रिकॉर्डिंग को देखते हुए अब ट्रान वू का अचानक बेहोश होना भी किसी को रियल नहीं लग रहा होता। मॉम भी शायद उसके ड्रामे को समझ चुकी होती हैं। साथ ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने मुझ पर गलत शक किया था, जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहती हैं, ग्यांगफाम मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। इसके बाद ट्रान तिन्ह हल्के से अपनी नाक छूती है और थोड़ी असहज आवाज में कहती है, वो छोटे भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तभी जब सब लोग अपने अपने काम के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी मॉनिटरिंग रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है। एक मेड अंदर आकर कहती है, सर मैडम सेकंड मिस, फैमिली डॉक्टर आ गई हैं। यंग मास्टर वो अभी तक नहीं जागे हैं। थर्ड मिस ने मुझे आप सबको बुलाने के लिए भेजा है। यह सुनकर डैड का चेहरा और भी खराब हो जाता है। अब वह खुद देखना चाहते थे कि उनका अडॉप्टेड सन और कौन सा नया ड्रामा करने वाला है। चलो जाकर देखते हैं। जिस पर सभी लोग जल्दी से ट्रान वू के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर मैं फैमिली डॉक्टर को देखता हूँ। वह काफी सुंदर और सौम्य दिख रही होती है, बिल्कुल उन फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसी जो सीईओ रोमांस स्टोरीज में हीरो के पीछे पागल रहती हैं। जिस पर मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, वाह इतनी जवान और खूबसूरत महिला। अगर इसे ट्रान वू पर क्रश हुआ होगा तो यह उसके लिए 100 तरह की अजीब बीमारियां बना सकती है। बीमारी ना हो तब भी बीमारी बता देगी। लेकिन मेरी यह बात पास खड़ी ट्रान थुंग सुन लेती है। उसी समय वह युवा डॉक्टर चिंतित आवाज में कहती है, सर मैडम, यंग मास्टर के बेहोश होने की वजह लंबे समय से जमा इमोशनल स्ट्रेस है। ज्यादा निराशा और मानसिक दबाव के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हुई, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गए। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिससे यंग मास्टर ट्रान वू के अंदर इतने नेगेटिव इमोशंस पैदा हो गए। जिस पर मैं बिल्कुल बिना छुपाए बोल देता हूँ, वही बीमारी जिसे चाहो तो बीमारी कह दो और चाहो तो कुछ भी नहीं। यह सुनकर डॉक्टर नाराज हो जाती है। तो आप वही यंग मास्टर हैं जो अभी घर वापस आए हैं। शायद आपको इस बीमारी की मेडिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप एक आउटसाइडर की तरह हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी को जज नहीं करेंगे। जिस पर बात सोसो की शांत आवाज सुनाई देती है। मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ, फिर कमरे में रखी सजावट से कुछ फेदर निकालता हूँ। इसके बाद मैं बात सोसो की तरफ देखकर कहता हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर मैडम, उम्मीद करता हूँ बाद में आपको पछताना ना पड़े। आज मैं खुद हुआ तुओ का रीइंकार्नेशन बनने वाला हूँ। यह कहकर मैं सीधे ट्रान वू के पास पहुंच जाता हूँ और उन फेदर से उसके नंगे पैरों को गुदगुदाना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर बाकी लोगों से कहता हूँ, असल में यह जाग चुका है, बस अभी भी सोने की एक्टिंग कर रहा है। वैसे भी जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो उसे कोई जगह नहीं सकता, लेकिन गुदगुदी रोकने के लिए इसके पूरे शरीर की मसल्स कितनी टाइट हो गई हैं, यह तो आप लोग भी महसूस कर सकते हो। यह सुनकर मॉम भी उसका हाथ पकड़ती हैं और जैसा मैंने कहा था, उसकी मसल्स सच में पूरी तरह तनी हुई होती हैं। वह बिल्कुल भी किसी बेहोश इंसान जैसा नहीं लग रहा होता। जिस पर डैड का चेहरा काला पड़ जाता है और उनकी आवाज में साफ चेतावनी सुनाई देती है, मुनी अभी भी तुम मेरे अडॉप्टेड सन हो, इसलिए आज की बात मैं भूल सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने अब भी सोने का नाटक जारी रखा तो मेरे पास तुम्हें इस घर से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा बना रहता है, लेकिन ट्रान वो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी ट्रान तिंग गुस्से में आगे बढ़ती है, मॉम डैड आप लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? वह मेरी बात काटने के लिए आगे आती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे ट्रान वो के ऊपर गिर पड़ती है। अगले ही पल ट्रान वो दर्द से जोर से चिल्ला उठता है। यह देखकर मैं तुरंत अपना अंगूठा ऊपर कर देता हूँ। वाह, लगता है थर्ड सिस्टर ही असली हुआ त्यों निकली। यह देखकर बाच सोसो को भी एहसास हो जाता है कि मामला बिगड़ चुका है, जिस पर वह जल्दी से बोलती है, यंग मास्टर जियांग, आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। इतनी जोर की टक्कर लगेगी तो कोई भी इंसान दर्द से जाग जाएगा। मैं अपना फोन निकालते हुए कहता हूँ, आपको समझाना सच में बहुत मुश्किल है। डैड, मुझे इस डॉक्टर की मेडिकल स्किल पर शक है। मैंने अभी चेक किया है, सबसे नजदीकी ग्रेड ए हॉस्पिटल यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। क्यों ना हम ट्रान वू को वहां ले जाकर फुल बॉडी चेकअप करवा लें। मुझे नहीं लगता कि बार बार झूठ बोलने वाले लोग वहां जाकर भी अपना ड्रामा जारी रख पाएंगे। यह सुनते ही ट्रान वू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि रेगुलर हॉस्पिटल में जाने का मतलब था कि उसकी सारी पोल खुल सकती है। जिस पर वह तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। मॉम डैड, शायद मैं कल रात ठीक से सोया नहीं था, इसलिए बेहोश हो गया। वैसे अभी क्या हुआ और मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है?
यह सुनकर मॉम शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती हैं, गियांगफा सही कह रहा है वुनी, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। बेहोश होना कोई छोटी बात नहीं होती। मॉम की आवाज नरम जरूर होती है लेकिन उसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिस पर ट्रान वू फिर फैमिली की चिंता करने का नाटक करता है। नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मैं अपना फोन हिलाते हुए मुस्कुराता हूँ। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 120 पर कॉल कर दिया था। टॉप हॉस्पिटल की एम्बुलेंस काफी देर पहले पहुंच चुकी होगी। चलो अब निकलते हैं। यह सुनते ही कुछ ताकतवर मेड्स आगे बढ़ती हैं और ट्रान वू को उठाकर ले जाने लगती हैं, जिस पर ट्रान वू डर के मारे बुरी तरह छटपटाने लगता है और यह देखकर डैड की आंखें और भी ठंडी हो जाती हैं। डैड एक गहरी नजर से बाज सोसो को देखते हैं जो इस वक्त साफ तौर पर घबराई हुई दिख रही होती है, जिसके बाद वह बिना कुछ कहे नीचे चले जाते हैं। उधर मेरे पास भी कोई खास काम नहीं होता, इसलिए मैं अपने फॉस्टर फादर के घर एक चक्कर लगाकर अपना कुछ सामान लेने चला जाता हूँ। जब मैं वापस लौटता हूँ और पहली मंजिल के दरवाजे से अंदर कदम रखता हूँ तभी मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हूँ मॉम डैड, मैं तो बस इसलिए बहुत खुश हो गया था क्योंकि भाई जियांगफा वापस आ गए हैं। मैंने पहले कभी बेवजह गुस्सा नहीं किया और ना ही कभी यंग मास्टर जैसी आदतें दिखाई हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मॉम डैड मुझे एक और मौका देंगे। मैं जरूर बड़े भाई के साथ अच्छे से रहूंगा। यह सुनकर मॉम थोड़ी नाराज आवाज में कहती हैं, वूनी, मैंने तुम्हें बचपन से अपने सगे बेटे की तरह पाला है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही लोगों के साथ व्यवहार करना सिखा दिया था, लेकिन आज तुमने जो किया वह सच में हद से ज्यादा था। इसके बाद डैड भी धीरे से कहते हैं, वूनी, अब तुम भी बड़े हो चुके हो और अभी जियांगफाम भी घर वापस आया है, तो उसे इस माहौल में ढलने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा तुम अभी तक अपने असली पिता से भी नहीं मिले हो, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए जाकर अपने पिता के साथ रहो। यह सुनते ही ट्रानवू का पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन मॉम, बचपन से लेकर आज तक हमेशा आप ही मेरे साथ रही हैं। मेरी जिंदगी के हर कदम पर आपकी परछाई रही है। मेरे लिए सबसे करीबी इंसान आप ही हैं। मैं अपने असली पिता से मिलने जरूर जाऊंगा और भविष्य में उनकी देखभाल भी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ रहने का ज्यादा आदी हूँ। अगर आप मुझे किसी अजनबी अंकल के साथ रहने भेज देंगी तो मैं शायद कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही मैं सीधा अनुवाद करता हूँ। सीधी बात है, यह उस गरीब घर वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ कितना आराम है, रोज मौज मस्ती, अच्छा खाना और ढेर सारा पैसा। वहां गया तो इसकी लाइफस्टाइल सीधा नीचे गिर जाएगी। ये सुनकर कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहता हूँ, कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दीजिए। ये सुनते ही ट्रैन वू राहत की सांस लेता है। जब वह देखता है कि मॉम डैड अब उसे भेजने की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके चेहरे का तनाव भी कम हो जाता है। हालांकि बाकी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन अब वे भी धीरे धीरे समझदार होने लगे थे। उनके मन में ट्रैन वू की सालों से बनाई गई अच्छी इमेज में दरार पड़ना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में वापस लौट जाता हूँ। मैं अपना नाइट सूट निकालता हूँ और फिर टैबलेट खोलकर वही ब्लडी ड्रामा देखने लगता हूँ जिसे मैं इन दिनों लगातार देख रहा था। लेकिन ज्यादा समय नहीं गुजरता कि दरवाजे पर लगातार नॉक होने लगती है। दरवाजा खोलने पर सामने तान तिन और तान ख्वांग खड़ी दिखाई देती हैं। स्पष्ट था कि दोनों मेरे साथ रिश्ता सुधारना चाहती थीं। छोटे भाई, क्या कर रहे हो? मूवी देख रहे हो क्या? वैसे तीसरी मंजिल पर हमारे घर में एक बड़ा होम थिएटर भी है, अगर चाहो तो हम सब मिलकर वहां देख सकते हैं। यह सुनकर मैं सिर हिला देता हूँ। फिर कुछ स्नैक्स उठाता हूँ और हम तीनों जल्दी से थिएटर रूम की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ट्रान तिन सारे उपकरण सेट करती है। इसके बाद सर्च बटन दबाकर पूछती है, छोटे भाई, कौन सी सीरीज देख रहे हो? मैं सर्च कर देती हूँ। मैं उस ब्लडी ड्रामा का नाम बता देता हूँ। फिर कहता हूँ, हो सकता है आप दोनों इसे बर्दाश्त ना कर पाओ, जिस पर दोनों एक साथ जवाब देती हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद हम तीनों सोफा पर बैठ जाते हैं और सामने दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन को देखने लगते हैं। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि दोनों बहनों को भी इस तरह के ब्लडी ड्रामा में काफी इंटरेस्ट था। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है दोनों पूरी तरह उसमें डूब जाती हैं। जब क्लाइमेक्स वाला सीन आता है तब तान तिन इतनी गुस्सा हो जाती है कि एक मुट्ठी चिप्स उठाकर सीधे मुंह में ठूंस लेती है। ये औरत सच में घटिया निकली। कुछ देर बाद उसकी आवाज फिर सुनाई देती है, अरे चिप्स खत्म हो गई। जिस पर मैं अपने स्नैक्स बैग से स्पाइसी स्टिक्स के कुछ पैकेट्स निकालता हूँ। फिर एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। ये खाकर देखो। ट्रान तिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी। वह लाल रंग का पैकेट देखकर थोड़ा शक करती है, फिर धीरे धीरे उसे खोलती है। पैकेट के सहारे एक स्टिक बाहर निकालती है और छोटा सा बाइट लेती है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यह देखकर ट्रान ख्वांग भी उत्सुक हो जाती है। वह भी एक पैकेट खोलती है और खाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में दोनों बहनों के मुंह और हाथ तेल से भर जाते हैं और वे खाते खाते सीरीज भी देखती रहती हैं। उसी समय थिएटर रूम का दरवाजा खुलता है। ट्रान वो अंदर आता है और बनावटी मुस्कान के साथ कहता है, सेकंड सिस्टर, थर्ड सिस्टर, आप लोग क्या देख रही हो? जिस पर ट्रान ख्वांग जवाब देती है, एक वेब ड्रामा देख रहे हैं। यह सुनकर ट्रान वो मुस्कुराता है। ऐसी चीजें तो पूरी तरह बेकार होती हैं। सच में आप दोनों को बहुत तकलीफ हो रही होगी। आप लोग सिर्फ भाईजान फार्म का साथ देने के लिए ये सब देख रही हैं ना, सटीरिकली है ना? अगर आप बिजी हैं तो चली जाइए, मैं यहीं रुककर भाई का साथ दे देता हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि ट्रान तिन झुंझलाकर बोल पड़ती है, अरे बस भी करो, अभी अभी वाला डायलॉग मैं ठीक से सुन भी नहीं पाई। वह इस वक्त सबसे रोमांचक सीन देख रही होती है और बीच में रुकावट आने से
बेहद परेशान हो जाती है। कृपया बाहर जाओ और दरवाजा बंद कर दो। बाहर की लाइट स्क्रीन पर पड़ रही है। मैं भी सिर घुमाकर उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझता। यह देखकर ट्रान तिन और जल्दी से कहती है, मुनी जल्दी बाहर जाओ ना, सच में बहुत चुभ रही है वो रोशनी। ट्रान वो यह देखकर हैरान रह जाता है कि दोनों बहनें उसकी तरफ देख तक नहीं रही थीं। उनकी नजरें सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जिस पर वह जलन भरी नजर से मुझे घूरता है, फिर नाराज होकर थिएटर रूम से बाहर निकल जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम लोग लगातार कई घंटों तक वह ब्लडी ड्रामा देखते रहते हैं। सीरीज खत्म होते होते तान तिन और तान ख्वांग दोनों का खून खौल रहा होता है। वे स्टोरी में इतना डूब चुकी थीं कि उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। तभी दरवाजे पर फिर नॉक होती है। एक मेड बाहर से कहती है, सेकंड मिस, थर्ड मिस, फिफ्थ यंग मास्टर, डिनर का समय हो गया है। मास्टर और मैडम ने आप सबको नीचे बुलाया है। यह सुनते ही तान तिन उत्साह से उछल पड़ती है। चलो चलो नीचे चलते हैं, खाना खाकर वापस आएंगे और आगे देखेंगे। इस वक्त वह इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे लगता है आज वह लगातार 20 एपिसोड्स और खत्म कर सकती है। इसके बाद हम तीनों नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं, लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर एक अतिरिक्त सीट लगी होती है। उस सीट पर एक महिला बैठी होती है। उसके चेहरे पर सख्ती और पूरे शरीर से एक ऊंचे दर्जे का ऑरा निकल रहा होता है, जिस पर ट्रान तिन्ह हैरानी से कहती है, बिग सिस्टर आप वापस आ गई। इसके बाद ट्रान ख्वांग मेरी तरफ देखकर बताती है, ये हमारी बड़ी बहन है, इनका नाम ट्रान हुआंग है। फिर वह दोनों का परिचय करवाती है। बिग सिस्टर ये हमारे असली छोटे भाई हैं, गियांग फार्म। और इसी के साथ पहली बार ट्रान हुआंग की नजरें मेरे ऊपर टिकती हैं। मैं सिर उठाकर देखता हूं तो ट्रान हुआंग ठंडी नजरों से उस लड़के की तरफ देखती है, लेकिन कोई और रिएक्शन नहीं देती है। जिस पर वह मेरी तरफ देखने के बजाय पूछती है, त्याओ वो कहाँ है? खाने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? यह सुनते ही ट्रान ख्वांग के चेहरे की मुस्कान एक पल में जम जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन न सिर्फ उसे इग्नोर करेगी, बल्कि एक जवाब देना भी जरूरी नहीं समझेगी। जिस पर पिता भी अपनी बड़ी बेटी की तरफ देखते हैं। उनके होंठ हल्के से सिकुड़ जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी थोड़ा नाराज फील कर रहे हैं। माँ माहौल में आए बदलाव को तुरंत नोटिस कर लेती हैं, जिस पर वह पूछती हैं, लुक थ्यू गया, अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? यह सुनकर नौकरानी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। वह झिझकते हुए मेरी तरफ देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाकर बोलने ही वाली होती है, जिस पर मैं सीधे उसकी बात बीच में काट देता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि वह क्या कहने वाली है। वह यही कहती कि लुक थ्यू गया का मूड खराब है, उसका खाने का मन नहीं है, और यह बोलते वक्त ऐसा चेहरा बनाती जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। जिसके बाद यहाँ मौजूद सभी लोग यही सोचने लगते कि आखिर छोटा भाई इतना दुखी क्यों है। फिर बात घूम फिर कर मेरे ऊपर ही आती कि आज मेरे वापस आने की वजह से उसका मूड खराब हुआ है और सारी गलती मेरी ही है। जिस पर नौकरानी तुरंत ट्रान वू की तरफदारी करने लगती है। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पिता उसे बेपरवाह नजरों से देखते हुए कहते हैं, उसे खाना है तो खाए, नहीं खाना तो मत खाए। यह सुनते ही ट्रान हुआंग के चेहरे का शांत भाव गायब हो जाता है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। पापा आप क्या कह रहे हैं? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर ट्रान हुआंग मेरी तरफ देखकर आधी मुस्कान के साथ ताना मारती है। तुम्हारे पास तो काफी तरीके हैं। मैं बिना झिझके जवाब देता हूँ, अच्छा तो जरा डिटेल में बताइए। जिस पर वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे वापस आते ही वूनी हमारे घर में खाना खाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हालांकि मैं अभी अभी वापस आई हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ है, लेकिन तुमने माँ पापा और दूसरे भाई बहनों को अपनी तरफ कर लिया, फिर भी कहते हो कि तुम्हारे मन में कोई चाल नहीं है। यह सुनकर मैं तुरंत पलटकर जवाब देता हूँ, पहली बात मैं इस घर का बच्चा हूँ, सही है ना? मैं वापस आया हूँ और मुझे माँ पापा और भाई बहनों का प्यार मिलता है। यह सिर्फ साबित करता है कि मेरा परिवार मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसमें मेरी चालाकी कहाँ से आ गई? क्या मैं अपने परिवार का प्यार पाने के लायक नहीं हूँ? दूसरी बात, एक सक्सेसर कैंडिडेट होकर भी आप सही गलत जाने बिना फैसला सुना देती हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को यह बात पता चल गई तो वह आपको आसानी से बर्बाद कर देंगे। और आखिरी बात, आपका और उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। आप उसकी इतनी प्रोटेक्शन कर रही हैं कि मुझे आपके रिश्ते पर ही शक होने लगता है। क्या आप अडॉप्टेड सन और हेयर के बीच कोई शॉकिंग लव स्टोरी बनाना चाहती हैं? मेरी बात सुनते ही ट्रान हुआंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। पापा देखिए ना, ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन तभी माँ अचानक बोल पड़ती हैं, पतिदेव हमारी बेटी को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों ना इसे कुछ समय के लिए विदेश वाले प्रोजेक्ट पर भेज दिया जाए। जिस पर पिता तुरंत माँ का मतलब समझ जाते हैं और सिर हिलाकर सहमति दे देते हैं। सही कह रही हो, इसे वाकई और एक्सपीरियंस की जरूरत है। यह सुनकर ट्रान हुआंग पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके माता पिता नए लौटे बेटे की वजह से उस पर इतना गुस्सा हो जाएंगे। जिस पर वह तुरंत अपना लहजा बदल देती है, सॉरी छोटे भाई, बिना पूरी बात जाने मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। माँ पापा मैं अभी अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ और वह ओवरसीज प्रोजेक्ट कम से कम 3 साल तक चलेगा। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, इतनी देर तक दूर नहीं रहना चाहती। लेकिन माँ इस बार असामान्य रूप से सख्त दिखाई देती हैं। वह उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, हुआंग माँ की बात मान लो, मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर बनाना चाहती हूँ और अगर तुम्हें हमारी याद आएगी तो हम अक्सर विदेश आकर तुमसे मिलेंगे। जिस पर त्रानतेन माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है, चलो अब खाना खाते हैं। अगर बड़ी बहन ने सच में वह प्रोजेक्ट ले लिया तो आगे हम सबका उससे मिलना काफी कम हो जाएगा। लेकिन ट्रान हुआंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है,
मुन्नी यहाँ नहीं है, फिर इसे पूरा परिवार कैसे कह सकते हैं? यह सुनते ही पिता जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। वह गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया, क्या तू मुझे गुस्से से मारकर ही मानेगी? जिस पर ट्रान होआंग भी भड़क जाती है, तो फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी से ऊपर की तरफ चली जाती है। इसके बाद ट्रान तिन को लगता है कि बड़ी बहन के व्यवहार की वजह से शायद मैं दुखी हो गया हूँ, जिस पर वह मेरे पास बैठ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, गियांगफा, अभी जो तुमने कहा कि बड़ी बहन वूनी को पसंद करती है, वह थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं था? क्या तुमने बहुत ज्यादा ड्रामा सीरीज देख ली हैं? जिस पर मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, ड्रामेटिक तो है, लेकिन अगर ये कहानी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही तो अभी हम सब नीचे खाना खा रहे हैं, ऊपर कोई और फैमिली मेंबर भी नहीं है। बड़ी बहन आराम से छोटे भाई को कंफर्ट कर सकती है, और किसी को सांत्वना देते वक्त गले लगना तो नॉर्मल है, फिर शायद गलती से एक किस भी हो जाए, कौन जानता है। मेरी बात सुनते ही माँ पापा के चेहरे बदल जाते हैं, जिस पर दोनों तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागते हैं। मैं, दूसरी बहन और तीसरी बहन भी उनके पीछे ऊपर जाने लगते हैं। तभी ऊपर से अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है, और उसके तुरंत बाद पिता की सख्त आवाज गूंजती है, माँ पापा, पहले मेरी बात सुनिए। यह सुनकर ट्रान तिन के चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाता है। अरे यार, कहीं यह सच तो नहीं है? जब हम सभी ट्रानवू के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। ट्रान होआंग ट्रानवू के सामने खड़ी होकर उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, जिस पर वह पूरी मजबूती से कहती है, माँ पापा, यह बात आप दोनों ने खुद कही थी, वूनी और मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो अगर मैं उसे पसंद करती हूँ, इसमें आखिर गलत क्या है? यह सुनते ही मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, आखिर अपने ही साथ बड़े हुए छोटे भाई को पसंद कर लेना कोई छोटी बात थोड़ी है। जिस पर मैं ताना मारते हुए आगे कहता हूँ, दीदी, आप तो काफी अजीब निकली, कहीं आपका कोई बहुत ही वियर्ड टेस्ट तो नहीं है, या फिर शायद इतने सालों तक दबाकर रखने की वजह से मामला यहाँ तक पहुंच गया है। यह सुनकर ट्रान होआंग का राज अचानक सबके सामने खुल जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शर्मिंदा होने के बजाय उसके दिल में एक अजीब सी राहत और खुशी पैदा होने लगती है। जिस पर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम क्या जानो, बचपन से ही मैं हमेशा वूनी की प्रोटेक्शन करती आई हूँ। न जाने कितनी बार मैंने यह सोचा है कि काश हमारा ब्लड रिलेशन ही न होता। इतने सालों तक मैं खुद को रोकती रही हूँ। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अच्छा, तो खुद को इतना मुश्किल से कंट्रोल करने के बाद आपने कभी साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बारे में नहीं सोचा? और वैसे भी आप उससे कई साल बड़ी है ना, खड़े हैं ना, इसका मतलब आपकी पढ़ाई और करियर दोनों उससे काफी आगे हैं। फिर भी आपके पास इतना फ्री टाइम है कि आप अपने ही छोटे भाई के साथ रोमांस के बारे में सोच रही हैं। मेरी बात सुनकर ट्रान होआंग का चेहरा और ज्यादा दर्द से भर जाता है, जिस पर वह माँ पापा की तरफ देखकर कहती है, माँ पापा, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं वूनी से इतना प्यार करने लगी हूँ कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने खुद को कई बार समझाया, छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वूनी हमेशा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि मैं उसे भूल ही नहीं पाती। यह कहते वक्त उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई देती है, जैसे वह अपने माता पिता से स्वीकृति चाह रही हो। दूसरी तरफ ट्रान वू की आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई होती हैं। वह बड़ी बहन की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहता है, तो आप मुझे इस तरह देखती थी? जिस पर मैं बीच में बोल पड़ता हूँ, दीदी पूरी तरह इस फॉरबिडन लव वाली फीलिंग में डूब चुकी हैं, और अब तो खुद एनालिसिस भी करने लगी हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या हर बार जब आप हार मानने की सोचती थीं, तब आप प्यारा छोटा भाई आपको ऐसा एहसास देता था कि आपके पास अभी भी मौका है? और क्या वह अक्सर ऐसे इंटीमेट कॉन्टैक्ट भी करता था जो सामान्य भाई बहन से थोड़ा ज्यादा हो? मेरी बात सुनते ही त्रन होआंग कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी बचती हुई नजरें सब कुछ बता देती हैं, जिस पर त्रन वू पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। अगले ही पल माँ गुस्से में उसकी तरफ दौड़ती हैं और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं, लेकिन ट्रान होआंग अचानक बीच में आ जाती है और वह थप्पड़ खुद अपने चेहरे पर खा लेती है। चटाक, एक तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजती है, जिस पर ट्रान होआंग के गाल पर लाल हथेली का निशान साफ उभर आता है, यहाँ तक कि उसके होंठ के कोने से हल्का सा खून भी निकलने लगता है। कई बार गुस्सा दिलाए जाने के बाद पिता की आवाज भी पूरी तरह ठंडी हो जाती है। वह कठोर लहजे में कहते हैं, आज रात ही विदेश निकल जाओ, और जब तक वह ओवरसीज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता वापस आने की जरूरत नहीं है, सामान पैक करने की भी जरूरत नहीं, मैं नौकरों से सब पैक करवाकर बाद में भिजवा दूंगा। यह सुनकर ट्रान होआंग दांत भींच लेती है, फिर सिर झुकाकर कहती है, जी पापा, मैं ये प्रोजेक्ट जरूर अच्छे से पूरा करूंगी। लेकिन तभी मैं अचानक जोर से चिल्लाता हूँ, रुकिए। मेरी आवाज सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है, जिस पर सभी लोग एक साथ मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं थोड़ा झिझकने का नाटक करते हुए कहता हूँ, माँ पापा, मुझे आप दोनों से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर ट्रान होआंग मुझे घूरने लगती है, उसकी आंखों में साफ नफरत दिखाई देती है। अब तू क्या करने वाला है? क्या वूनी को मुझसे छीन लेना भी तेरे लिए काफी नहीं था? इस बार तो तान खोंग भी चुप नहीं रह पाती, जिस पर वह कहती है, बड़ी बहन, आप थोड़ा कम बोलिए। माँ पापा कुछ देर सोचते हैं, आखिरकार दोनों मेरे साथ तीसरी मंजिल वाले स्टडी रूम में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही माँ हैरानी से पूछती हैं, बेटा क्या बात है, सीधे मुद्दे पर आओ। जिस पर मैं गंभीर चेहरा बनाकर कहता हूँ, माँ पापा, मुझे लगता है कि बड़ी बहन को विदेश नहीं भेजना चाहिए। यह सुनते ही माँ का चेहरा बदल जाता है। क्यों? इस बार उनकी आवाज में हल्की नाराजगी भी सुनाई देती है, जिस पर मैं अपने सारे ड्रामा एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए
समझाना शुरू करता हूँ। जरा सोचिए, अभी आप लोग जबरदस्ती बड़ी बहन और ट्रान वू को अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद भी जरूरी नहीं कि वह इस प्यार को भूल जाए। उल्टा हो सकता है कि जो चीज उसे नहीं मिली वह उसके दिल में और गहराई से बस जाए। और अगर कई साल बाद लौटकर भी वह ट्रानवू को पसंद करती रही तो तब वह आज की इस घटना के लिए आप दोनों से नफरत करने लगेगी। हो सकता है वह मन ही मन आप दोनों के खिलाफ हो जाए, और जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब बड़ी बहन कंपनी की पावर भी छीन सकती है, और पावर मिलने के बाद सारे विरोधियों को हटाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उस वक्त आप दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनकर माँ पापा दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, जिस पर माँ घबराकर पूछती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा सोचने का नाटक करके कहता हूँ, आगे जो मैं कह रहा हूँ वह सिर्फ मेरी पर्सनल सजेशन है, आप चाहें तो इसे रेफरेंस की तरह ले सकती हैं। आप लोग साफ कह दीजिए कि अगर बड़ी बहन ट्रान वू के साथ रहना चाहती है तो परिवार उससे सारे रिश्ते खत्म कर देगा। और ये सिर्फ धमकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्शंस भी लेने होंगे। जैसे कंपनी में उसकी सारी अथॉरिटी वापस ले लीजिए, उसके बैंक कार्ड्स फ्रीज कर दीजिए, और बाहर की दुनिया को भी बता दीजिए कि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। माँ पापा ध्यान से मेरी बात सुनते रहते हैं, जिस पर मैं आगे समझाता हूँ, ऐसा होने पर शायद बड़ी बहन इस अंतर को सहन नहीं कर पाएगी। तब उसे अपनी असली स्थिति समझ आएगी, और हो सकता है ट्रान वो भी किसी ऐसी लड़की को स्वीकार न करे जो अब अमीर परिवार की बेटी नहीं रही। तब बड़ी बहन को उसका रियल चेहरा भी दिखाई दे जाएगा। बेशक यह सिर्फ मेरी सलाह है, क्या पता दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हों। अगर सच में ऐसा है तो कुछ साल ऑब्जर्व कर लीजिए, और अगर इतने साल बाद भी दोनों का प्यार नहीं बदलता तो फिर उन्हें साथ रहने दीजिए। मेरी बात खत्म होते ही माँ पिता की तरफ देखने लगती हैं, जिस पर पिता कुछ देर सोचते हैं और फिर धीरे से सिर हिलाते हैं। बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन उसे घर छोड़कर बाहर रहना होगा। मैं तुरंत एक और बात जोड़ देता हूँ, और जहाँ ट्रान वो रहेगा उस जगह का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, वरना अगर बाद में कोई नया मेंबर आ गया तो फिर दोनों की शादी करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। आखिरकार पति पत्नी अपना फैसला कर लेते हैं। इसके बाद हम तीनों वापस ट्रान वो के कमरे में लौटते हैं। उधर ट्रान वो बुरी तरह रो रहा होता है, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है, जैसे हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती हो। यह देखकर ट्रान हुआंग का दिल टूटने लगता है। वह कई बार उसे गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी छोटी बहनें उसे रोक देती हैं। तभी पिता अचानक बोलते हैं, हुआंगनी, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही त्रान हुआंग की आंखें चमक उठती हैं। पापा, आप सच कह रहे हैं? उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन उसी समय माँ गंभीर आवाज में आगे कहती हैं,